अब आज हमारा टॉपिक है अवर्गीय संख्याओं को सिद्ध करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ। एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लासा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लासा। यदि हम पहली संख्या को a मान लें और दूसरी संख्या को b मान लें, ठीक है, पहली संख्या को हमने a मान लिया, दूसरी संख्या को b मान लिया, तो a इंटू b बराबर माशा गुणे लासा। माशा को हम क्या कहते हैं? HCF। माशा को हम इंग्लिश में कहते हैं HCF और लासा को हम कहते हैं LCM। ठीक है, देखो a इंटू b बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो ये आपका एक सूत्र तैयार हो गया और इस सूत्र से हमें इसके भी सवाल मिलेंगे, इसीलिए हमने आपको ये सूत्र बता दिया। और एक और सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो इसे भी हम लिख दे रहे हैं। तो आपको शायद ना पता हो तो हम आपको इसको बता दे रहे हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। यदि हम जैसे मान लेते हैं किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, हमने 20 में भाग दिया 4 से, 4 5 20। ठीक है, कितना आ गया? यहाँ कितना आ गया? 0। अब देखते हैं हम इसको कि हमने ये 5, ये आपको पता होगा ये क्या है, इसे हम भागफल कहते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है शेषफल। ये क्या होता है? शेषफल। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? भाज्य। और ये हमारा क्या होता है? भाजक। ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाजक। तो देखिए ऐसे ही कुछ सवाल हो सकते हैं। यदि हमसे इनमें से कोई 3 दिया होगा, या तो भाज्य, भाजक, भागफल 3 दे दिया गया, शेषफल पूछ लिया गया। इस प्रकार किसी भी 3 को देकर ये पूछ सकते हैं। जैसे हमने इसमें क्या कहा, इसमें हमें भाजक दे दिया 4 और भागफल दे दिया 5 और शेषफल दे दिया 0। तो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं भाज्य। तो हम लगा देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक कितना होगा? 4, भागफल होगा 5 प्लस शेषफल होगा 0। 5 को 20, ये हमारा कितना आ गया? आज हमारा 20 प्राप्त हो गया। इस तरह हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, तो आज हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। देखिए अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप है, 3 तरह के हमारे पास सवाल आते हैं और उनको हम कैसे सिद्ध करेंगे हम देखेंगे। पहला टाइप फर्स्ट में क्या होता है? देखिए टाइप फर्स्ट के सवाल ऐसे होते हैं केवल अपरिमेय संख्याओं, जैसे √2, √3, √7, √13। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या है। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। और हमारा टाइप सेकंड होता है अपरिमेय संख्याओं के, मतलब अपरिमेय संख्या भी और परिमेय संख्या को उसमें गुणनफल हो, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारे क्या है? अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और देखो तीसरा टाइप क्या होता है? तीसरा टाइप होता है हमारा प्लस और माइनस वाला, जोड़ या घटाव वाला। ठीक है, तो हम जोड़ या घटाव वाला इसलिए रख देते हैं, जैसे 3 प्लस 2 रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 3, 2 माइनस 2 3। इनको हमें सिद्ध करना है। ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। ठीक है, और हमारा एक भाग वाला भी होता है, तो इसको हम किसी में रख देते हैं। मान लीजिए
ये भाग वाला जैसे अंडर 3/2 लिख दिया हमने, ठीक है, ये भाग वाला हो गया। ये हमारे 3 टाइप है, बेसिकली हमारे पास आंसर 3 टाइप है। इन टाइपों को यदि हम सॉल्व करना है, एक टाइप से एक सवाल अगर हमने सॉल्व करना सीख लिया तो हम बाकी के सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि सारे उसी प्रकार से हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक एक करके टाइप सीखते हैं। पहले हम चलेंगे पहले टाइप पे, ठीक है। देखिए टाइप फर्स्ट का मैंने पहला सवाल एक ले रहा हूँ। टाइप फर्स्ट का जैसे कि मान लेते हैं अंडर रूट 3, ठीक है। तो हमने अंडर रूट 3 को ले लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इन सवालों को सिद्ध करने के लिए जो हमको सिद्ध करना है उसको हम नहीं ले सकते हैं। हम अपने सिद्ध करने में, जब हम सिद्ध करने हल करेंगे तो हम उस चीज़ में वो नहीं ले सकते हैं जो चीज़ सिद्ध करनी है। तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए हम अपरिमेय संख्या लेकर मानकर नहीं चल सकते। इसीलिए हम इन सवालों में परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। इस अंडर रूट 3 को हम क्या मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, और बीच में हम गलत सिद्ध हो जाएंगे, जिससे हम कह देंगे कि ये परिमेय ना होकर कि यह संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो हम देखिए इसको हम क्या मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर, पहले हम लिख देते हैं माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखो अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यदि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगी, क्योंकि परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, और परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी होती है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, अंडर रूट 3 बराबर p/q, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक। हमने आपको बताया था कि p और q परिमेय संख्या में p आपको p और q यहाँ क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जब यहाँ अंडर रूट आ जाता है p की जगह में अंडर रूट 3 लिख दे तो वो अपूर्णांक हो जाएगी, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं होती। तो हमने क्या बताया था कि p और q यहाँ क्या होते हैं, पूर्णांक। तो हम इसको लगने से लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या लिखा, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि कॉमन, मतलब किसी से जैसे ऊपर और नीचे वाली संख्या वो कटना नहीं चाहिए। तो जैसे कि हमने लेते हैं 20/20, अगर ऐसी कोई संख्या है तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो कट जाए, ऐसी संख्या हमको लेना है जो ना कटे, केवल एक से कटे। एक पे तो सबको गुणनखंड होता है, एक से तो सभी कटता है, पहली बात, ठीक है। तो जैसे कि हमने 5/7 ले लिया, 2/3 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लिया, तो ये मतलब ऊपर नीचे किसी से भी नहीं कटे, केवल एक से तो सभी विभाजित होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है, एक के अतिरिक्त एक का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ऐसी संख्या लेना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने का, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने का। देखिए हम दोनों पक्षों में ही वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो देखिए मैथ में एक ऐसा रूल होता है कि जो चीज़ करेंगे हम दोनों पक्षों में ही कर सकते हैं, एक पक्ष में किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। हमको दोनों पक्षों में, यदि हम किसी
संख्या में एक साइड जोड़ेंगे तो दूसरी साइड भी जोड़ना पड़ेगा, एक साइड घटाएंगे तो दूसरी साइड घटाना, मतलब जोड़ रहे हैं तो घटाना ही पड़ेगा, अगर घटा रहे हैं तो जोड़ना ही पड़ेगा। इससे हम किसी को भाग दे रहे हैं तो गुणा भी करना पड़ेगा, गुणा कर रहे हैं तो भाग भी देना पड़ेगा, तो इसकी इनवर्स प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों को वर्ग किया, दोनों पक्षों को वर्ग करने का, क्योंकि वो अंडर रूट के यदि किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का वर्गमूल किया जाता है जिसमें अंडर रूट लगा होता है, जैसे अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अब इसका हम वर्ग करते हैं, ठीक है, तो जब वर्ग करते हैं इसका हम क्या करेंगे, वर्ग वर्ग कर देंगे कि अंडर रूट हट जाता है और ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को वर्ग करने पर उसका वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो देखिए हम इसका वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे, अंडर रूट 3 का हम क्या करना है, वर्ग, ठीक है, ये वर्गमूल में दिया गया है, इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट 3 गायब हो जाएगा और ये क्या बचेगा 3, और यहाँ पे p बटे q का हम वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे तो देखिए p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो गया। अब हमने देखते 3 क्या है, 3 एक पूर्णांक संख्या है, हमें पता है देखो 3 क्या है, 3 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या हमने आपको बताया था, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक होती है, ठीक है। तो प्लस और माइनस की सारी प्राकृतिक संख्या जो प्लस और माइनस में होती है वो सब क्या हुई है, पूर्णांक संख्या हुई होती है। तो देखिए तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, यदि हम p की जगह मान लेते हैं कि 1 है और q की जगह मान लेते हैं कि 2 है, तो यदि हम इसमें रख के देखना चाहें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यदि हम 4 से 1 में भाग देंगे तो किस में आएगा, दशमलव में, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या p और q का मान कोई भी ले लो जो मतलब 1 के अलावा कोई रूट मैंने स्क्वायर करना हो, जिसका p और q कुछ भी मान ले लो वो सदैव अपूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि बटी में तो अगर भाग देते हैं दशमलव में ही आएगा, क्योंकि वो 1 के अलावा कोई भी उसका मैंने स्क्वायर नहीं है, इसीलिए दशमलव में ही आएगी, क्योंकि हमारी जो दशमलव वाली संख्या होती है वो अपूर्णांक होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देंगे, और यहाँ हमारा क्या दिखा रहा है, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, क्या कभी पूर्णांक और अपूर्णांक बराबर हो सकते, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि जो विपरीत राशियाँ कभी भी बराबर नहीं होती है। जैसे हमने कह दिया सम और विषम, तो सम और विषम बराबर नहीं हो सकते, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, तो इसमें कोई दो विपरीत राशियाँ कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 3 एक क्या है, 3 एक पूर्णांक संख्या है और p स्क्वायर बटे q स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या है, तो इसको हम लिखते हैं q 3 एक अपूर्णांक संख्या है, जबकि p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या, ठीक है। जो 3 एक पूर्णांक संख्या है जबकि p स्क्वायर और q स्क्वायर एक अपूर्णांक संख्या है, और हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जो पूर्णांक व अपूर्णांक संख्या यहाँ बराबर दिख रहा है लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे हम जानते हैं हमने क्या लिखा, पूर्णांक व अपूर्णांक संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध, जो हमने कल्पना की थी कि ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, तो ये हमारी गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि हमें जो बीच में गलत आ गया कि यहाँ पे इक्वल दे दिया, बराबर आ गया, लेकिन हमें क्या आना चाहिए था, बराबर नहीं आना चाहिए था, लेकिन बराबर आ गया, इसलिए जो हमने कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। अतः तो जो हम जानते हैं कि पूर्णांक और अपूर्णांक संख्याएं कभी बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अब हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसका मतलब कि ये संख्या परिमेय ना होकर के अपरिमेय है, अर्थात
3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम और इसको सोल्यूशन समझ लेते हैं। अभी हमने बीच-बीच में कुछ वो किया, मतलब आपको समझाया भी बीच-बीच में कि घनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ठीक है? और ये पूर्णांक ये सब मैंने आपको बताया। तो अब हम एक बार शुरू से इसको समझ लेते हैं। हमें केवल इतना ही स्टेप याद रखना है और इन स्टेपों को ही लिखना है पेपर में, ठीक है? तो इसके लिए हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं कोई अपरिमेय संख्या दी गई है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √4 हो गया, ठीक है? तो हम पहले क्या मानेंगे, उसको क्या मान के चलेंगे, पहले हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें उसको परिमेय मान के चलना है, और वो बीच में गलत सिद्ध हो जाएगी तो हम कहेंगे परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम क्या मानेंगे, परिमेय। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर p/q, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। √3 के स्क्वायर 3 और p/q का स्क्वायर p²/q²। हम जानते हैं कि क्या, देखो 3 क्या है, 3 एक पूर्णांक संख्या है और p²/q² एक अपूर्णांक संख्या है। तो हम जानते हैं कि 3 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 3 एक पूर्णांक संख्या है और p²/q² एक अपूर्णांक संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्णांक और अपूर्णांक संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अर्थात √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो परिमेय न होकर के क्या होगी, अपरिमेय। इसी प्रकार से यदि हमें सिद्ध करना होता √2, तो हम क्या मानते हैं, √2 बराबर p/q हो जाता है। मानते कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 बराबर p/q, जहाँ p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और p व q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। √2 का स्क्वायर 2, p/q का स्क्वायर p²/q²। चूँकि 2 एक पूर्णांक संख्या है और p²/q² एक अपूर्णांक संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्णांक व अपूर्णांक संख्याएँ कभी बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम अब इन जैसे ये जो टॉपिक था √3, √2, √4, इस पहले टॉपिक को आप समझ गए होंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में आपको दूसरा टाइप सिखाएंगे।